श्रीलंका में साइक्लोन दितवा के बाद भारत ने तुरंत आईएनएस विक्रांत क्यों भेज दिया? ऑपरेशन सागर बंधु क्या है और आखिर भारत हमेशा इंडियन ओशन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर क्यों होता है? क्या ये सिर्फ एक मदद है या इसके पीछे भारत की कोई पॉलिसी है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में साइक्लोन दितवा ने भयानक बाढ़ और लैंडस्लाइड्स ला दी हैं। जब भी इंडियन ओशियन रीजन में ऐसी कोई आफत यानी कि डिजास्टर आती है तो भारत हमेशा सबसे पहला देश होता है जो मदद के लिए आगे आता है। इसी जिम्मेदारी के साथ इंडिया ने तुरंत ऑपरेशन सागर बंधु शुरू कर दिया है। इस मिशन में आईएनएस विक्रांत, आईएनएस उदयगिरी और IFC-130J जैसे बड़े मिलिट्री एसेट्स को यूज किया गया है। अब जानते हैं ऑपरेशन सागर बंधु आखिर है क्या। तो देखिए, ऑपरेशन सागर बंधु भारत द्वारा श्रीलंका को दी जा रही मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ मिशन है। इस मिशन के तहत IFC-130J ट्रांसपोर्ट विमान टेंट्स, ब्लैंकेट्स, फूड, हाइजीन किट्स और तारपुलिन्स जैसी जरूरी चीजें लेकर कोलंबो पहुंचे हैं। IF ने इस मिशन के लिए 21 टन से ज्यादा रिलीफ मटेरियल एयरलिफ्ट किया है, जिसमें NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के पर्सनल्स भी शामिल थे। साइक्लोन दितवा एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म था जो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर तेजी से बना और श्रीलंका में तबाही लाया। इस तूफान का नाम यमन ने दिया है। ये नॉर्थ इंडियन ओशियन साइक्लोन्स के क्षेत्रीय नेमिंग सिस्टम यानी कि रीजनल नेमिंग सिस्टम का पालन करता है। श्रीलंका में साइक्लोन ने 61 से ज्यादा लोगों की जान ली है और बड़े स्तर पर नुकसान किया है। लेकिन आखिर भारत श्रीलंका की मदद इतनी तेजी से क्यों करता है? इसकी सीधी वजह है भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर। भारत हमेशा से इंडियन ओशियन रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है और ये एक ऐसी भूमिका है जिसे हम मजबूती से निभाते हैं। हमने पहले भी 2021 में MV एक्सप्रेस पर्ल शिप फायर डिजास्टर और 2016 में साइक्लोन रोआनु के दौरान श्रीलंका को मदद दी थी। लेकिन भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आखिर है क्या, पहले से समझते हैं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी कि NFP भारत की विदेश नीति का एक कोर कॉन्सेप्ट है। इसकी जेनेसिस 2008 में की गई थी, लेकिन 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पर और ज्यादा जोर दिया, जिससे भारत की अप्रोच का मुख्य ढांचा बन गया। इस पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य यानी कि एम है पड़ोसियों के साथ रिश्तों को प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी देना और अपने इमीडिएट नेबरहुड में व्यापार यानी कि ट्रेड और कनेक्टिविटी बढ़ाना। इस नीति के एंगेजमेंट के मुख्य सिद्धांत यानी कि जो की प्रिंसिपल्स हैं 5S पर आधारित हैं। जानते हैं क्या? सबसे पहला है सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट, संवाद यानी कि डायलॉग, शांति यानी कि पीस, समृद्धि यानी कि प्रोस्पेरिटी और संस्कृति यानी कि कल्चर। इसका तरीका है सलाहकारी यानी कि कंसल्टेटिव और नॉन रेसिप्रोकल यानी भारत मदद के बदले तुरंत कुछ वापस नहीं मांगता और ना ही कोई उम्मीद करता है। इस अप्रोच को आउटकम ओरिएंटेड और होलिस्टिक रखा गया है। NFP में भारत के 8 इमीडिएट पड़ोसी देश शामिल हैं, जो कि हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन देशों की स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी और विकास भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए पॉलिसी इन देशों के साथ रिश्तों को मैनेज करने का एक फ्रेमवर्क देती है। NFP का एक बड़ा पहलू कनेक्टिविटी के जरिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना है, जैसे कि बांग्लादेश को मोंगला सी पोर्ट के अधिकार देना और रेल ट्रांजिट की सुविधा देना नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम करता है और साथ ही साथ इंटरडिपेंडेंसीज बढ़ती हैं। इससे भारत का प्रभाव यानी कि जो इन्फ्लुएंस है और भी मजबूत हो जाता है। NFP हाई लेवल पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स को बढ़ावा देती है ताकि
विश्वास यानी कि ट्रस्ट बनाया जा सके। जैसे प्राइम मिनिस्टर का 2014 में नेपाल दौरा, जो 17 सालों में किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर का पहला दौरा था। इससे राजनयिक रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। विकास सहायता यानी कि डेवलपमेंट असिस्टेंस इस पॉलिसी का क्रिटिकल हिस्सा है। मालदीव्स में ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ब्रिज और हेमनादो एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स भारत को एक भरोसेमंद साथी यानी कि रिलायबल पार्टनर के रूप में स्थापित करते हैं। ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए भी काम किया गया है इसमें। जैसे बांग्लादेश के साथ ट्राइपर्टाइट पावर ट्रेड समझौता, जिससे भारत नेपाल से 40 मेगावाट बिजली इंपोर्ट करता है। क्षेत्रीय ऊर्जा बाजार यानी कि रीजनल एनर्जी मार्केट्स और हाइड्रो पावर पर फोकस करना एनएफपी का मुख्य उद्देश्य है। एनएफपी का एक जियोपॉलिटिकल उद्देश्य भी है, चाइना के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना। मालदीव्स को करेंसी स्वैप्स और वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को सीधा जवाब है। एनएफपी साउथ एशिया को भारत के प्रभाव क्षेत्र यानी कि जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें मेंटेन करता है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यानी कि HADR एनएफपी का सबसे ज्यादा असरदार पहलू है। भारत ने खुद को एक ग्लोबल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में स्थापित किया है। वैक्सीन मैत्री के तहत मालदीव्स और भूटान को सबसे पहले वैक्सीन मिली थी। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया और ऑपरेशन मैत्री नेपाल जैसे बड़े मिशन इसी कमिटमेंट को दर्शाते हैं। दो 2022 में श्रीलंका के बड़े आर्थिक संकट के दौरान भारत ने $4 बिलियन की वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था, जो कि एनएफपी की वित्तीय जिम्मेदारी को दर्शाता है। ये मदद श्रीलंका को आर्थिक रूप से स्टेबल करने और चाइना के डिपेंडेंस को कम करने के लिए थी। इस पॉलिसी के सामने चुनौतियां भी हैं। सबसे पहला, भारत को बिग ब्रदर के रूप में देखा जाना और इंटरवेंशनिस्ट होने की नकारात्मक धारणा यानी कि नेगेटिव परसेप्शन। जैसे कि 2015 में नेपाल का आर्थिक ब्लॉकेट का आरोप लगाना, जिससे एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ा। दूसरा बड़ा इशू है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी, जिससे मालदीव्स में ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में लंबे समय लगना। तीसरा, अनसुलझे विवाद यानी कि अनरिजॉल्व डिस्प्यूट, जैसे कि बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी जल विभाजन यानी कि वाटर शेयरिंग और नेपाल के साथ काला पानी विवाद। ये सब रिश्तों में तकरार यानी कि फ्रिक्शन पैदा करते हैं। अब देखिए, भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य यानी कि जो मेन गोल है, सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव, सस्टेनेबल और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिश्ते बनाना है, जो चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी से अलग है। आगे का रास्ता यही है कि भारत को राजनयिक रूप से संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव होना होगा और लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज को सुलझाना होगा। आपको क्या लगता है, ऑपरेशन सागर बंधु जैसा मिशन HADR के अलावा इंडिया की ग्लोबल इमेज को और कितना मजबूत करता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।